नमस्कार, मेरा नाम है राजदीप जोशी और आज हम शुरू करेंगे भूगोल का एक अध्याय जो हमारे लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए भूगोल विषय के सिलेबस में दिए हुए जितने भी टॉपिक हैं उनका हम धीरे धीरे कर अध्ययन करेंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है वायुदाब तथा वायुमंडलीय परिसंचरण। पिछली कक्षाओं में या विद्यालय के समय आपने अध्ययन किया था दाब के बारे में। दाब क्या होता है? दाब होता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो है वह दाब कहलाता है। और यही दाब जब वायु द्वारा लगाया जाता है, यही दाब जब वायु द्वारा सतह पर लगाया जाता है तो इसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो इसे हम वायु दाब कहते हैं। पृथ्वी की सतह से हजारों किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ वायुमंडल पृथ्वी पर विशाल दबाव डालता है। और यह जो दबाव है इसे ही हम वायु दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यह दबाव पृथ्वी की सतह के निकट अधिकतम होता है और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है। पृथ्वी की सतह के निकट जितनी भी गैसें होती है, जो वायु होती है, वह सघन होती है। इसका घनत्व जो है वह अधिक होता है और घनत्व तथा वायु दाब में जो है समानुपाती संबंध होता है। जब यह वायु सघन है, इसका घनत्व अधिक है पृथ्वी की सतह के निकट, इसलिए पृथ्वी की सतह के निकट जो है वह वायु दाब ज़्यादा होगा। जो जो अपन ऊपर जाएंगे यह वायु जो है यह विरल होती जाती है। इसका घनत्व भी जो है वह धीरे धीरे कम होता जाता है। इसलिए पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब भी कम होता जाता है। वायु दाब की जो अवधारणा है यह सर्वप्रथम ग्योरिक नामक विद्वान ने दी। ग्योरिक नामक विद्वान था, उन्होंने सर्वप्रथम वायु दाब के बारे में बताया। तो हम यह कह सकते हैं कि वायु दाब की जो अवधारणा है वो सर्वप्रथम ग्योरिक नामक विद्वान ने दी। एक बार फिर से अपन रिवीजन करते हैं अब तक अपन ने जो भी पढ़ा। पहले अपन ने पढ़ा कि दाब दाब होता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो भी बल है वह दाब कहलाता है। मान लिया कि यह एक क्षेत्रफल है 1 वर्ग सेंटीमीटर। इस 1 वर्ग सेंटीमीटर पर जो भी बल लग रहा है उसे अपन दाब कहते हैं। अब यदि वायु दाब की बात करें तो 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर और उस पे वायु का जो भार है, मान लिया वायु का एक स्तंभ है और इस वायु के स्तंभ का भार है लगभग 1 किलोग्राम। तो यह 1 किलोग्राम वायु का स्तंभ जो है 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर जो भी दाब डाल रही है उसे ही अपन वायु दाब कहते हैं। दूसरी चीज अपन ने पढ़ी कि जो जो ऊंचाई बढ़ती जाती है वायु दाब जो है वह कम होता जाता है। सतह के निकट वायु जो होती है वह सघन होती है, उसका घनत्व अधिक होता है, इसीलिए वायु दाब भी अधिक होता है। और जैसे जैसे अपन सतह से ऊपर जाते जाते हैं यह वायु जो है इसका घनत्व जो है वह कम होता जाता है, वायु जो है वह विरल होती जाती है। इसी कारण से वायु दाब भी जो है वह कम होता जाता है। अगला फैक्ट अपन ने देखा कि वायु दाब की जो अवधारणा है इस अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम ग्यूरिक नामक विद्वान ने किया। इसे कुछ लोग गेरिक भी पढ़ते हैं। गेरिक या ग्यूरिक नामक विद्वान जो है इन्होंने सर्वप्रथम वायु दाब की अवधारणा का जो है वह प्रतिपादन किया था। वायुमंडल जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है कई गैसों से बना है। यह गैसीय आवरण जो है वह पृथ्वी की सतह पर जो है वायु दाब डालता है। यह अपनी पृथ्वी है, इसके चारों ओर वायुमंडल जो है यह पृथ्वी पर कुछ दबाव डालता है और यह दबाव ही वायु दाब होता है। वायु दाब का अर्थ है कि किसी स्थान व समय पर वायु के स्तंभ का भार, किसी स्थान व समय पर वायु के स्तंभ का भार। तो यह अपन ने पृथ्वी की सतह मान ली और एक वायु का स्तंभ है, इस वायु के स्तंभ का भार है 1 किलोग्राम। यह 1 किलोग्राम वायु का स्तंभ जो है 1 वर्ग सेंटीमीटर पर इस क्षेत्र पर जो भी दबाव डालता है, जो भी बल डालता है उसे अपन वायु दाब कहते हैं।
वायुदाब की अवधारणा जो है ग्योरिक नामक विद्वान ने 1651 में दी थी। वायुदाब जो है वह सभी स्थानों और समय पर एक समान नहीं होता है, सौर विकिरण के द्वारा नियंत्रित होता है। सौर विकिरण नियंत्रित करती है वायुदाब को। अगर किसी स्थान पर सौर विकिरण अधिक है, इसका अर्थ है कि उस स्थान पर जो है ऊष्मा वो है अधिक मिल रही है। अगर ऊष्मा अधिक होगी तो वायु गर्म होगी। जैसे ही वायु गर्म होती है वह हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। तो वायु गर्म होकर हल्की होकर जब ऊपर उठेगी तो यह वायु विरल होती जाती है। विरल का अर्थ है कि इसका घनत्व जो है वह कम होता जाता है। जैसे ही वायु का घनत्व कम होगा वायु दाब भी कम हो जाएगा। तो एक चीज यहाँ अपने को पता चली कि वायु दाब और घनत्व में जो है समानुपाती संबंध है। वायु का घनत्व अधिक है तो वायु दाब भी अधिक है, और वायु का घनत्व कम है तो वायु दाब भी कम है। जैसे अपन बात करते हैं विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी। विषुवत रेखा के आसपास सूर्य जो है हमेशा सूर्य की सीधी किरणें गिरती है। सीधी किरणें गिरने के कारण जो सौर विकिरण जो है, सोलर रेडिएशन जो है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि ऊष्मा जो है वह अधिकतम प्राप्त होती है। ऊष्मा जब अधिकतम प्राप्त होती है तो उसके कारण जो हवा होती है वह गर्म होती है। गर्म होकर यह हवा ऊपर उठेगी, और ऊपर उठती हुई हवा जो है वह फैलती है, उसका घनत्व जो है वह कम होता जाता है। जैसे ही इसका घनत्व कम होगा वायु दाब भी कम हो जाएगा। यही कारण है कि विषुवत रेखा के आसपास जो है वह निम्न दाब पाया जाता है। यदि अपन पृथ्वी के ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों पर हमेशा सूर्य की किरणें जो है वर्ष भर तिरछी पड़ती है, जिसके कारण ध्रुवों पर सौर विकिरण की कम मात्रा प्राप्त होती है। ध्रुवों पर ऊष्मा की मात्रा जो है कम प्राप्त होती है। यदि ऊष्मा की मात्रा कम प्राप्त हो रही है तो यहाँ जो वायु है, वायु ठंडी होती है तथा यह संकुचित होती जाती है। इसके संकुचन के कारण वायु का घनत्व जो है वह भी अधिक होता है, और घनत्व अधिक होने के कारण यहाँ दाब भी जो है उच्च पाया जाता है। यही कारण है कि ध्रुवों पर जो है वह उच्च दाब पाया जाता है। अब अपन देखते हैं कि वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। पहला कारक अपन ने देखा कि वायु का घनत्व। वायु का घनत्व अधिक है तो वायु दाब अधिक है, और वायु का घनत्व कम है तो वायु दाब भी कम है। दूसरा कारक अपन देखते हैं तापमान। पहला कारक अपन ने देखा तो पहला कारक अपने पास था घनत्व। दूसरा कारक देखते हैं, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक अपन देख रहे हैं। पहला घनत्व देखा, घनत्व बढ़ेगा तो वायुदाब भी बढ़ेगा। तापमान की यदि अपन बात करें तो यदि तापमान अधिक है तो वायु दाब कम होगा। यानी कि तापमान और वायु दाब में जो है वह व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तापमान बढ़ेगा तो वायु दाब घटेगा, और तापमान घटेगा तो वायु दाब बढ़ेगा। जैसे कि अपन ने अभी देखा कि विषुवत रेखा के आसपास तापमान अधिक है इसीलिए वायु दाब कम है, तथा ध्रुवों के आसपास जो है वह तापमान कम है इसलिए वहां वायु दाब जो है वह अधिक है। तो एक कारक पहला कारक जो अपन ने देखा वह पहला कारक था घनत्व। दूसरा कारक अपन ने जो देखा वो है तापमान, जो अपने वायु दाब को जो है प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं तीसरा कारक जो वायु दाब को प्रभावित करता है वह है ऊंचाई। ऊंचाई और वायु दाब में भी विपरीत संबंध होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वायु दाब जो है वह कम होता जाता है, क्योंकि ऊंचाई पर वायु जो है वह विरल होती है, और इसी कारण वायु दाब जो है वह कम हो जाता है। अगला अपन कारक देखते हैं जिससे वायु दाब जो है वह प्रभावित होता है। पहला कारक था घनत्व, दूसरा था तापमान, तीसरा अपन ने देखा था ऊंचाई। अगला कारक जिसके कारण वायु दाब प्रभावित होता है वह है वायु का अवतलन। वायु का अवतलन का अर्थ है कि वायु का नीचे की ओर आना। जैसे जैसे वायु नीचे की ओर आती है, वायु का अवतलन जिस स्थान पर होता है वहां वायु दाब जो है वह अधिक होता जाता है। वायु के अवतलन से वायु दाब जो है वह अधिक होगा।
चार अपन ने अब तक कारक देखे हैं जिससे वायु दाब जो है प्रभावित होता है। पहला अपन ने देखा घनत्व, उसके बाद अपन ने देखा तापमान, तीसरा अपन ने देखा ऊंचाई, और चौथा अपन ने देखा कि वायु का अवतलन। तो ऐसे बहुत से कारक हैं जिससे वायु दाब जो है प्रभावित होता है। आने वाली कक्षाओं में अपन इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिससे वायु दाब जो है प्रभावित होता है, और वायु दाब किस प्रकार वायु दाब के कारण जो है पवनें चलती है, वायु दाब प्रवणता के कारण पवनों की दिशा क्या होती है, उसके बारे में अपन आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब आगे अपन देखते हैं कि वायु दाब का वितरण। पृथ्वी पर कौन से स्थान पर वायु दाब अधिक है, कौन से स्थान पर वायु दाब कम है, ऊंचाई पर वायु दाब कितना होता है और नीचे धरातल पर वायु दाब कितना होता है, यही वायु दाब का वितरण होता है। सर्वप्रथम अपन देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण का अर्थ है कि जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर जा रहे हैं तो उससे वायु दाब में क्या प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी की सतह के निकट वायु का घनत्व अधिक होता है। यह पहले भी मैंने बताया है कि सतह के निकट वायु का घनत्व अधिक है। उससे क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव अधिक होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण वायु का घनत्व अधिक होता है। और यदि वायु का घनत्व अधिक है, घनत्व और वायु दाब में समानुपाती संबंध होता है, इसीलिए वायु दाब भी अधिक होगा। ऊंचाई बढ़ने पर वायु का घनत्व कम हो जाता है, इसीलिए पर्वतों पठारों पर लोग आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए अधिक बार सांस लेते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वायु दाब कम होने के कारण वायु जो है वह विरल हो जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा पूरी करने के लिए उन्हें अधिक बार सांस लेना पड़ता है। और जैसे पर्वतारोही जो होते हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण उनको अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने पड़ते हैं वायु दाब के ही कारण। वायु दाब का क्षैतिज वितरण। तो वायु दाब के क्षैतिज वितरण से तात्पर्य है कि वायु दाब का अक्षांशों के अनुसार वितरण। कौन से अक्षांश पर वायु दाब अधिक है, कौन से अक्षांश पर जो है वायु दाब कम है, इन अक्षांशों के वितरण के आधार पर ही पृथ्वी पर जो है वायु दाब पेटियों का निर्माण हो सकता है। वायु दाब पेटी या प्रेशर बेल्ट को अपन इस प्रकार से मान सकते हैं कि पृथ्वी ने जो है अपने चारों ओर बेल्ट लगा रखी है। ये इन बेल्ट में जो है कुछ स्थानों पर वायु दाब अधिक होता है और कुछ स्थानों पर जो है वायु दाब कम होता है। यही क्षैतिज वितरण है, यानी वायु दाब का अक्षांशों के अनुसार जो भी वितरण है वह वायु दाब का क्षैतिज वितरण होता है। मौसम विभाग वायु दाब को जलवायु और मौसम के नियंत्रक कारक के रूप में अध्ययन करते हैं कि वायु दाब के अध्ययन से ही मौसम विज्ञानी जो है वह जलवायु और मौसम के बारे में जानकारी दे पाते हैं। वायु दाब में मामूली परिवर्तन भी मौसम को प्रभावित करता है। वायु दाब में जैसा ही परिवर्तन होगा तो मौसम में भी परिवर्तन होते हैं। बादल, वर्षा, गरज, धूल भरी आंधी जैसे मौसमी तत्व वास्तव में वायु दाब द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। वायु दाब मौसम पूर्वानुमान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायु दाब का अध्ययन करके ही मौसम विज्ञानी जो है यह बता सकते हैं कि कौन से समय में वर्षा होगी, कौन से समय में आंधी चलेगी, ओलावृष्टि और जितने भी मौसम से रिलेटेड जो भी तत्व हैं उनके बारे में जानकारी वायु दाब के माध्यम से ही होती है। अब देखते हैं कि वायु दाब को मापा कैसे जाता है। वायु दाब को मापने के लिए मिली बार का प्रयोग किया जाता है। तो वायु दाब को हमेशा मिली बार में जो है मापा जाता है। वायु दाब को पास्कल में भी मापा जाता है। वायु दाब को जो है पास्कल में भी मापा जाता है। कुछ जगह वायु दाब को किलो पास्कल और हेक्टो पास्कल में भी मापा जाता है, लेकिन याद रखने के लिए अपन याद रखेंगे कि वायु दाब को जो है हमेशा मिली बार में मापा जाता है। मिली बार का अर्थ है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम बल। 1 ग्राम बल जो है कितना लग रहा है 1 वर्ग सेंटीमीटर पर, इसे ही अपन मिली बार कहते हैं। तो वायु दाब का मापन जो है हमेशा मिली बार में होता है। वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक अभी देखे थे, जैसे तापमान प्रभावित करता है, जलवाष्प प्रभावित करती है, समुद्र तल से ऊंचाई प्रभावित करती है, वायु का अवतलन यदि होता है तो उससे भी वायु दाब जो है बढ़ता है। इसके अलावा पवनें जो है यह भी वायु दाब को प्रभावित करती है। अब
वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारकों में एक और कारक है बादल। बादल किस प्रकार वायुदाब को प्रभावित करते हैं? तो अगर किसी समय लंबे समय तक ये माना कि किसी क्षेत्र पर जो है किसी क्षेत्र पर जो है वह बादल छाए हुए हैं, कोई भी क्षेत्र है और उस पर लगातार लंबे समय तक बादल छाए हुए, तो नीचे जो वायुदाब होगा, नीचे के क्षेत्रफल पर जो भी वायुदाब होगा, यह वायुदाब जो है बढ़ जाता है। यह वायुदाब क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि अगर किसी क्षेत्र पर बादल छाए हुए हैं तो जो सौर विकिरण आ रही है, यह सौर विकिरण पूरी तरह नीचे नहीं आ पाएगी पृथ्वी की सतह पर, क्योंकि वायुमंडल में जो है वह बादल है और यह बादल सौर विकिरण को पृथ्वी पर नहीं आने देते। और यह सौर विकिरण पृथ्वी पर नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि जो उष्मा पृथ्वी को मिलनी चाहिए वह उष्मा पृथ्वी को नहीं मिल रही है। उष्मा कम है, तापमान कम है, तो तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। तो उष्मा की कमी के कारण बादल छाए हुए हैं वायुमंडल में, तो वायुदाब हमेशा अधिक होगा। बादल छाए हुए हैं, सौर विकिरण पृथ्वी को नहीं मिल रही है, इसके कारण वायुदाब जो है वह अपने आप बढ़ जाएगा। यह बात है दिन के समय की। अगर रात्रि के समय की बात करें और बादल छाए हुए हैं तो वायुदाब उस समय रात्रि का समय है, रात्रि के समय में वापस पृथ्वी से पार्थिव विकिरण जो है यह निकलती है, ठीक है, जिससे गर्मी का अनुभव होता है। अब यह पार्थिव विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि ये चारों ओर बादल छाए हुए हैं, इसीलिए यह पार्थिव विकिरण जो है यह वायुमंडल से बाहर नहीं निकल पाएगी, जिससे तापमान जो है वह बढ़ जाएगा। तापमान यदि बढ़ता है तो वायुदाब कम होता जाता है। तो यही कारण है, एक कारक अपन ने और देखा कि बादल किस प्रकार वायुदाब को प्रभावित करते हैं। आगे देखते हैं कि वायुदाब और पवनों के बीच में गहरा संबंध होता है। पवन जो होती है यह वायुदाब में अंतर के कारण ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहने लगती है। दबाव में अंतर पवनों की उत्पत्ति का मुख्य कारक होता है। पहले अपन देखते हैं कि वायुदाब प्रवणता या फिर प्रवणता। प्रवणता का अर्थ है कि किन्हीं दो स्थानों पर किसी घटना में परिवर्तन की दर। तो यदि दो स्थानों में वायुदाब जो है वह अलग अलग है, उस वायुदाब में जो परिवर्तन की दर है, दो स्थानों में वायुदाब में परिवर्तन की जो दर है, उसे अपन वायुदाब प्रवणता कहते हैं। और इस दबाव में अंतर के कारण ही पवनों की जो है उत्पत्ति होती है। पवन एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती है। दबाव में अंतर वर्षा तापमान को भी प्रभावित करता है। यह अपन आगे देखेंगे कि किस प्रकार वायुदाब में अंतर जो है यह वर्षा और तापमान को प्रभावित करते हैं। पवनें निम्न और उच्च अक्षांशों के बीच में उष्मा का स्थानांतरण करके अक्षांशीय उष्मा संतुलन बनाए रखती है। पवनें महासागरों से आर्द्रता को महाद्वीपों की ओर ले जाकर वर्षा की संभावना बनाती है। कोई भी पवन है यह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हमेशा बहती है, क्योंकि वायुदाब प्रवणता जो है, वायुदाब प्रवणता को हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर मापा जाता है। प्रवणता का अर्थ अपन ने देखा कि किन्हीं भी दो स्थानों पर घटना में परिवर्तन की जो दर है वही वायुदाब वही प्रवणता होती है। और यदि यह परिवर्तन वायुदाब में हो रहा है तो इसे अपन वायुदाब प्रवणता कहते हैं। वायुदाब प्रवणता हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो है मापी जाती है। यही कारण है कि वायु भी हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। अब वायुदाब का क्षैतिज वितरण। वायुदाब का क्षैतिज वितरण का अर्थ है कि वायुदाब का अक्षांशों के अनुसार जो भी वितरण है, इन अक्षांशों के आधार पर ही पृथ्वी पर छोटे छोटे कटिबंधों का, वायुदाब कटिबंधों का निर्माण हो जाता है। वायुदाब पेटियों का निर्माण हो जाता है, प्रेशर बेल्ट्स का निर्माण हो जाता है, जिसे ही अपन वायुदाब पेटियां कहते हैं। इन प्रेशर बेल्ट के निर्माण का मुख्य आधार जो होता है वह तापमान होता है। अन्य भी कारण होते हैं, लेकिन मुख्य जो आधार है वह है अपने तापमान। तापमान के आधार पर पृथ्वी पर अलग अलग जगह अलग अलग पेटियों का निर्माण होता है। यह पेटियां कुल 7 है, जिनका
आगे अपन अध्ययन करेंगे। यह माना जाता है कि पृथ्वी की सतह एक समान है, इसीलिए ये पेटियां सामान्यीकृत है। ऐसे मान लिया जाता है कि पूरी पृथ्वी की जो सतह है एक समान है और इस एक समानता के आधार पर ही अपन 7 वायुदाब पेटियां निर्मित होती है। वायुदाब के कारकों में भिन्नता के कारण पृथ्वी पर वायुदाब का वितरण असमान है, क्योंकि पृथ्वी पर कहीं महासागर है, कहीं महाद्वीप है। उसके कारण ये जो वायुदाब पेटियां हैं यह एक समान नहीं होकर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में या छोटे छोटे सेल या कोशिकाओं के रूप में संपूर्ण पृथ्वी पर फैली हुई है। अब यह अपन देखते हैं कि वायुदाब अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। जैसे यहाँ देखें तो उच्च वायुदाब है, उसके बाद में वायुदाब 1018 हो जाता है, कहीं पर 1014 हो जाता है। तल पर देखें तो यहाँ 1034 वायुदाब है। तो पूरे अगर अपन महाद्वीप और महासागरों में देखें तो हर स्थान पर अलग अलग वायुदाब जो होते हैं। अब तापमान के आधार पर जो वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है, तो यह वायुदाब पेटियां, कुल वायुदाब पेटियां जो है पृथ्वी पर कुल वायुदाब पेटियां जो है वह है 7। इन 7 वायुदाब पेटियों का अपन अध्ययन करते हैं। ये मान लेते हैं अपनी पृथ्वी है, बीच में 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी बोला जाता है। विषुवत रेखा पर वर्ष भर जो है वह तापमान उच्च रहता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणें सीधी विषुवत रेखा पर गिरती है, जिसके कारण विषुवत रेखा को जो सोलर इंसोलेशन जो है, सोलर रेडिएशन जो है, सौर विकिरण जो है वह अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। इसलिए इसको उष्मा भी जो है यहाँ अधिक होती है। और उष्मा अधिक है, तापमान अधिक है, तो तापमान और वायुदाब में जो है विपरीत संबंध होता है। तापमान अधिक होने के कारण इस क्षेत्र में जो है वह वायुदाब कम होता है। तो यह क्षेत्र जो है यह निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। यह निम्न वायुदाब का क्षेत्र है तथा इस क्षेत्र को अपन विषुवतीय क्षेत्र भी कहते हैं। इसीलिए यह क्षेत्र एक पेटी का निर्माण करता है तापमान के आधार पर ही, और उसे अपन बोलते हैं विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी। विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी, यहाँ एक दाब पेटी का निर्माण हुआ है, दाब कटिबंध का निर्माण हुआ है तापमान के आधार पर। क्योंकि यहाँ तापमान अधिक प्राप्त हो रहा है, इसीलिए वायु दाब यहाँ कम है। तो क्योंकि इसका निर्माण तापमान के आधार पर हो रहा है, इसीलिए यह तापजन्य पेटी। इस पेटी का यदि अपन विस्तार देखें तो इस पेटी का विस्तार 0 से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 0 से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में है। तो पृथ्वी पर 0 से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 0 से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में एक वायुदाब पेटी का निर्माण तापमान के कारण होता है, जिसे अपन विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी जो है कहते हैं। यहां अगर देखें तो इस क्षेत्र में तापमान अधिक होने के कारण वायु हल्की होकर ऊपर उठती है। इस वायु के ऊपर उठने से यहां संवहनीय धाराओं का जो है, संवहनीय घटनाओं का जो है वह निर्माण होता है, संवहनीय धाराओं का जो है निर्माण होता है। यह ITCZ का केंद्र भी होता है। ITCZ क्या है यह अपन आगे आने वाले अध्यायों में चर्चा करेंगे। यह वायुदाब पेटी जो है यह मौसम के आधार पर, सूर्य की स्थिति के आधार पर, सूर्य जब उत्तरायण और दक्षिणायन होता है उसके आधार पर यह वायुदाब पेटी उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकती है। यह वायुदाब पेटी उत्तर और दक्षिण में लगभग 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक खिसकती रहती है। यानी कि इस वायुदाब पेटी का विस्थापन जो है वह 0 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक होता है। अब क्योंकि इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठ जाती है,
यह स्थान जो है खाली हो जाता है। इस स्थान के खाली होने के कारण इस स्थान का अन्य नाम दिया जाता है और यह अन्य नाम है डोलड्रम। तो जो डोलड्रम का क्षेत्र है वह 0 से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का क्षेत्र है। यह डोलड्रम का क्षेत्र है, यह निर्वात का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो है यह क्षेत्र शांत क्षेत्र होता है और इस शांत क्षेत्र को अपन दूसरा नाम देते हैं। यह दूसरा नाम जो है वह है डोलड्रम क्षेत्र है। तो पहले अपन ने वायुदाब कटिबंध के बारे में पढ़ा। यह वायुदाब कटिबंध था विषुवत रेखीय निम्नदाब पेटी। इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण ताप के आधार पर हुआ है, इसीलिए इसे अपन तापजन्य पेटी कहते हैं। यदि अपन देखें तो ध्रुवों के आसपास जो है हमेशा जो ऊष्मा मिल रही है पृथ्वी को यह ऊष्मा कम मात्रा में मिलती है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है यहाँ सीधी नहीं पड़ती, इसीलिए कम मात्रा में ऊष्मा मिलती है ध्रुवों को। ऊष्मा कम है तो तापमान कम है। तापमान कम होने के कारण वायु जो है यह ठंडी होकर सघन हो जाती है तथा इसका घनत्व जो है वह बढ़ जाता है और घनत्व बढ़ने के कारण वायु दाब भी इस क्षेत्र में बढ़ जाता है। तो ताप से, यदि ताप अधिक है तो एक वायु दाब कटिबंध का निर्माण हुआ है, जिसे अपन विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी कहते हैं। तापमान यह तापमान की अधिकता के कारण इसका निर्माण हुआ है। तापमान के कम होने के कारण, पृथ्वी को कम सोलर रेडिएशन प्राप्त होने के कारण एक और वायुदाब कटिबंध का निर्माण हुआ है, जिसे अपन बोलते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, इसका निर्माण भी ताप के कारण हुआ है तथा विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी, इसका निर्माण भी तापमान के कारण हुआ है। तो यदि ध्रुवीय उच्च दाब पेटी की बात करें तो यह पेटी भी एक तापजन्य पेटी है। यह लगभग 80 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 80 से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में पाई जाती है। तो पहली पेटी जो थी वह है विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी। उसके बाद में अपन ने दो और पेटियां देखी। एक पेटी है उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखीय उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय उच्च दाब पेटी तथा दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। तो अब तक अपन ने 3 वायु दाब पेटियों का जो है वह अध्ययन किया है। अब अपन देखते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास तापमान अधिक होने के कारण वायु जो है ऊपर उठती है और यह वायु ऊपर उठकर जैसे ही यह वायु ऊपर जाएगी यह धीरे धीरे ठंडी होने लगती है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। इस अक्ष पर घूर्णन करने के कारण कोरियोलिस बल जो है यह प्रभाव में आ जाता है और इस कोरियोलिस बल के प्रभाव से यह यहाँ जो उठी हुई वायु है यह 30 डिग्री अक्षांश के आसपास वापस इस वायु का अवतलन होने लगता है। तो यह 30 डिग्री अक्षांश है। भूमध्य रेखा के आसपास से जो भी वायु उठी हुई होती है यह 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास इस वायु का पुनः अवतलन होने लगता है और इस वायु के अवतलन से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास वायु दाब पुनः अधिक हो जाता है तथा दो नई वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है, जिन्हें बोला जाता है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। क्योंकि इस वायुदाब पेटी का निर्माण पृथ्वी की अपनी अक्ष पर घूर्णन के कारण हुआ है, इसीलिए यह वायुदाब पेटी जो है यह गतिजन्य पेटी है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण इसका निर्माण होता है, इसीलिए इस वायुदाब पेटी के निर्माण का कारण जो है वह गतिजन्य है। इस क्षेत्र में जो है वह वायुदाब अधिक होता है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास, 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास तथा 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास भी। इसके अलावा एक और, तो विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी एक, फिर अपन ने देखी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी जिनकी संख्या थी 2, तो टोटल 3 वायुदाब पेटियां। और अगली अपन ने देखी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी जो भी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में होती है, तो 2 यह वायुदाब पेटियां और हो गई। अब तक कुल 5 वायुदाब पेटियां अपन ने पढ़ी। इसके बाद में 60 से 70 डिग्री के आसपास जो है
गर्म और ठंडी हवाएं आपस में मिलने लगती है, जिसके कारण गर्म हवाएं ऊपर उठने लगती है और हवा के ऊपर उठने से पुनः वायु दाब जो है वह कम हो जाता है। क्योंकि यह क्षेत्र ध्रुवों के आसपास है, इसीलिए इस क्षेत्र को उपध्रुवीय क्षेत्र बोल दिया जाता है। और वायुदाब की कमी के कारण इस यहाँ एक वायुदाब पेटी का निर्माण होता है, निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण होता है, जिसे अपन उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। इस क्षेत्र में वायुदाब जो है वह अत्यंत ही कम होता है। तो इस प्रकार अपन ने पृथ्वी पर 7 वायुदाब पेटियां देखी। आने वाली कक्षाओं में इन वायुदाब पेटियों का अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। इन वायुदाब पेटियों के मध्य कौन सी पवनें जो चलती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक अपन ने जो भी पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ सवाल जो हैं वो अपन अब करते हैं। तो पहला सवाल है कि पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता क्यों होती है। यह प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना है। उसके लिए 10 सेकंड का समय मैं आपको दे रहा हूं। तो अपना सवाल था कि पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता क्यों होती है। पहला ऑप्शन है आपके पास कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण। दूसरा ऑप्शन है अपने पास कि वायु दाब कम होने से ऑक्सीजन की उपलब्धता जो है वह घटना। तीसरा है अन्य गैसों की सांद्रता बढ़ना। चौथा है शारीरिक परिश्रम में वृद्धि। तो इसका आंसर जो होगा वह यह होगा कि जैसे ही अपन ऊपर के क्षेत्र में जाते हैं तो वायु विरल होने लगती है। जिस ऑक्सीजन की मात्रा शरीर को चाहिए होती है वह ऑक्सीजन प्रॉपरली शरीर को नहीं मिल पाती। इसी के कारण अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और यह अतिरिक्त ऑक्सीजन इन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा मिलती है। तो सही उत्तर है इसका वायु दाब कम होने से ऑक्सीजन की उपलब्धता घटना। अगला प्रश्न है, पवनों के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है। तो पवनों के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है, जिसका पहला ऑप्शन है पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूर्णन। दूसरा है कि वायु दाब में अंतर। तीसरा है सौर विकिरण में भिन्नता और चौथा है कि जल निकायों की उपस्थिति। तो पवन उत्पन्न होती है वायु दाब प्रवणता के कारण। वायु दाब प्रवणता का अर्थ है कि वायु दाब में अंतर, दो स्थानों के मध्य वायु दाब में अंतर। और यह वायु दाब प्रवणता उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर मापी जाती है। इसीलिए पवनें भी हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा वायुदाब में अंतर। अगला देखते हैं कि वायुदाब को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है अपने पास पास्कल, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है मिलीबार और चौथा है टॉर। तो वायुदाब को हमेशा जो है वह मिलीबार में मापा जाता है तथा वायु दाब को पास्कल में भी मापा जाता है। तो इसका आंसर ए व सी दोनों होगा। अगला देखते हैं कि तापमान में वृद्धि पृथ्वी की सतह पर वायु दाब को कैसे प्रभावित करती है। यदि तापमान में वृद्धि हो रही है तो पृथ्वी की सतह पर वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला ऑप्शन है कि अणुओं की गति बढ़ने से दाब बढ़ता है। वायु के फैलने और कम घनत्व होने से दाब घटता है। कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होता, केवल आर्द्र परिस्थितियों में दाब बढ़ता है। तो यदि तापमान में वृद्धि हो रही है तो हमें पता है कि वायु जो है वह फैलेगी और फैलने से वायु का घनत्व कम होगा। और वायु के घनत्व कम होने से, क्योंकि घनत्व और वायु दाब में समानुपाती संबंध होता है, तो घनत्व कम हो रहा है तो वायु दाब भी कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक वायु दाब को सीधे प्रभावित नहीं करता। ऊंचाई को अगर अपन देखें तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है
वायुदाब जो है वह कम होता जाता है। पृथ्वी की सतह के पास जो है वायुदाब अधिक होता है। दूसरा अपन देखते हैं तापमान। तो तापमान में भी अपन ने देखा कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है, वायुदाब जो है वह कम होता जाता है, और जैसे ही तापमान घटता जाता है तो वायुदाब बढ़ता जाता है। जलवाष्प की मात्रा, तो जलवाष्प की मात्रा के आधार पर भी वायुदाब कम और अधिक होता रहता है। अब देखें देशांतर। तो देशांतर किसी भी प्रकार से वायुदाब को प्रभावित नहीं करता, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा देशांतर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की वायुदाब पेटियों को परिभाषित करने का प्राथमिक आधार क्या है? कि पृथ्वी पर वायुदाब पेटियां जो है, इनके निर्माण का क्या कारण है, मुख्य कारण क्या है? पहला है मौसमी भिन्नताएं, दूसरा है महासागरीय धाराएं, तीसरा है तापमान में अंतर, और चौथा है ऊंचाई में परिवर्तन। तो वायुदाब पेटियों का निर्माण जो है वह है अक्षांशों के आधार पर अपन ने वायुदाब पेटियां देखी, और इनका निर्माण जो है मुख्यतः तापमान में अंतर के कारण हो रहा था, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा तापमान में अंतर। ये अपन ने वायुदाब पेटियां जो अभी देखी थी, पहली वायुदाब पेटी देखी थी वह देखी थी विषुवत रेखीय निम्नदाब पेटी। विषुवत रेखा के निकट इसका निर्माण होता है, तथा शांत क्षेत्र का एक निर्माण होता है जिसे अपन डोलड्रम भी कहते हैं। यहाँ वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे निम्न दाब जो है वह उत्पन्न होता है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, 30 डिग्री के आसपास उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी का निर्माण होता है, क्योंकि विषुवत रेखा के आसपास से उठी हुई वायु का अवतलन पुनः उपोष्ण कटिबंधीय उच्च उपोष्ण कटिबंध के आसपास पुनः उस वायु का अवतलन होने लगता है, और वायु के अवतलन से जो है यहाँ उच्च दाब का निर्माण होता है। यहाँ वायु ठंडी होकर नीचे आती है, जिससे उच्च दाब उत्पन्न होता है। तो प्रथम पेटी यह हो गई, उसके बाद में दो पेटियां हो गई उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। तीसरा अपन ने देखा उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, 60 डिग्री अक्षांश के आसपास। यहाँ ध्रुवीय और उष्ण कटिबंधीय वायु, गर्म और ठंडी वायु जो है आपस में मिलती है, और गर्म वायु ऊपर उठने लगती है, से निम्न वायुदाब का निर्माण होता है, तथा इस कटिबंध को उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी कहते हैं। यह भी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कुल दो होती है। ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, ध्रुवों के निकट अपन देखें तो तापमान जो है वह अत्यंत कम है, वायु सघन हो जाती है, वायु भारी हो जाती है ठंडी होकर, जिससे उच्च दाब का निर्माण होता है, तथा इस क्षेत्र में उच्च दाब पेटी का निर्माण होता है, जिसे अपन ध्रुवीय उच्च दाब पेटी कहते हैं। यह भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में कुल मिला के दो होती है। तो एक पेटी यह, और बाकी एक एक जोड़ी 3 और पेटियां, तो कुल मिलाकर पृथ्वी पर 7 वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाली कक्षाओं में अपन इसी टॉपिक को विस्तृत अध्ययन और करेंगे। धन्यवाद।